शाम के कुछ 7 बजे थे जब एक तांगा सड़क के कोने पर आकर रुका। तांगे से एक महिला बाहर निकली और सड़क से अंदर की ओर जाते एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गई। उसका नाम मार्था था, जो क्रैन्स्टन हवेली की सबसे भरोसेमंद नौकरानी थी। ठंड की वजह से रास्ते पर काफी धुंध थी, जिससे मार्था की सांस फूल रही थी। उसके हाथ में एक भूरे रंग का डब्बा था, जूतों के डब्बे जैसा दिखने वाला मगर थोड़ा बड़ा। उसने रास्ते में एक बूढ़े से पूछना चाहा कि क्या मिस्टर बर्नार्ड पकलर का घर वहीं आसपास कहीं था। बूढ़ा शायद बहरा था। उसने मार्था को अनदेखा कर दिया। रास्ते में आगे उसे आवारा लड़कों का एक झुंड दिखा, जिनसे किसी भी तरह से कोई बात करना मार्था को ठीक नहीं लगा। उन आवारा लड़कों की तरफ देखे बिना वो चलती रही, उम्मीद करते हुए कि मिस्टर पकलर का घर नजदीक ही हो। मिस्टर पकलर वैसे तो जर्मन थे, लेकिन काफी सालों बाद अब अपनी जर्मन पहचान भुलाकर लंदन में रह रहे थे। वे अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लगते थे। लंबी दाढ़ी, चिपचिपे बाल और नाक पर चढ़ा एक चश्मा जो कोनों पर सींगों की तरह उभरा रहता था। उनकी 12 साल की बेटी एल्सा एक दुबली सी, कमजोर दिखने वाली लेकिन फुर्तीली लड़की थी। हमेशा साफ सुथरी रहने वाली एल्सा की आंखें गहरे रंग की थी और बाल भूरे सुनहरे रंग के, जो हमेशा काले रंग के रिबन में बंधे रहते। उन दोनों के अलावा उस घर में कोई नहीं रहता था। मिस्टर पकलर का पेशा अजीब था। पूरे इलाके में वो काम कोई और नहीं करता था जो मिस्टर पकलर अपने घर के अंदर बनी वर्कशॉप में बैठे दिन रात करते थे। जब मार्था मिस्टर पकलर के घर पहुंची, तब भी वे अपने काम में खोए हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने नीचे के कमरे में आकर मार्था से मुलाकात की। मार्था ने उन्हें बताया कि वो क्रैन्स्टन हवेली से आई है, जहां वो नौकरानी का काम करती है। उसका काम था अपनी मालकिन की देखभाल करना, और उसकी मालकिन थी लेडी ग्वेंडोलिन लैंकस्टर डगलस क्रू, जो दरअसल एक छोटी सी बच्ची थी। एक जिद्दी छोटी बच्ची जिसके साथ उस दिन की सुबह एक हादसा हो गया था। हुआ दरअसल यूं कि घर के सभी नौकर जब अपने काम या आराम में उलझे थे, तो नन्ही लेडी ग्वेंडोलिन हवेली की बड़ी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अचानक उनका पैर फिसला और वो लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ी। ये जब हुआ तो हवेली के लगभग 8 नौकर लेडी ग्वेंडोलिन की निगरानी के लिए मौजूद थे। ऐसे में लेडी ग्वेंडोलिन रो रो कर हवेली सर पर उठा ले, उससे पहले उसे अंदर के कमरे में ले जाया गया। ध्यान से देखने पर पाया कि लेडी ग्वेंडोलिन को कोई खास खरोंच नहीं आई थी। वे बिल्कुल ठीक थी। हवेली के सभी नौकरों ने चैन की सांस ली, क्योंकि अगर मालिक को इसके बारे में पता चलता तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। इस पूरे मामले में एक चीज का भारी नुकसान हुआ। वो थी लेडी ग्वेंडोलिन की सुंदर पसंदीदा गुड़िया नीना। जिस वक्त लेडी ग्वेंडोलिन सीढ़ियों से लुढ़की, वो गुड़िया उनके हाथ में थी। गुड़िया लेडी ग्वेंडोलिन के हाथ से छूट गई और उसका चेहरा बुरी तरह से टूट गया। वो गुड़िया नीना ऐसी वैसी गुड़िया नहीं थी। अगर उसका दायां हाथ ऊपर की ओर घुमाया जाए तो उसके अंदर से आवाज आती थी, पापा। अगर बायां हाथ घुमाया जाए तो आवाज आती थी, मामा। गिरने के बाद जब उसका दायां हाथ ऊपर उठाया गया तो बस एक अटकी हुई सी आवाज आई। पा। इसके अलावा
नीना के सुंदर चेहरे पर एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी। देखने वाले को ऐसा ही लगता जैसे नीना का चेहरा किसी तलवार के हमले से बर्बाद कर दिया गया हो। लेडी ग्वेंडोलिन को उस वक्त काफी बुरा लगा। कुछ देर बाद वो बगीचे में एक गड्ढा खोद रही थी। तब मार्था नौकरानी वहां पहुंची और उसने देखा कि लेडी ग्वेंडोलिन घायल नीना को दफनाने के लिए कब्र खोदने पर उतारू थी। मार्था ने उसे समझाया कि नीना को वापस पहले की तरह जिंदा किया जा सकता है और इस तरह नीना दफन होने से बच गई। इसके बाद मार्था ने उस टूटी फूटी गुड़िया नीना को समेटा और एक भूरे डब्बे में रखकर मिस्टर पकलर के घर की ओर निकल पड़ी। मिस्टर बर्नार्ड पकलर टूटी फूटी बेजान गुड़ियाओं की मरम्मत करके उनमें दोबारा जान फूंकने का काम करते थे, इसलिए उन्हें गुड़ियाओं का डॉक्टर कहा जाता था। मिस्टर पकलर की बेटी एल्सा गुड़ियाओं के कपड़े दोबारा सिलने का काम करती और अपने पापा की मदद करती। दोनों के अलावा घर में कोई नहीं रहता था। उनका घर 2 लोगों के हिसाब से काफी बड़ा था। रास्ते से लगा हुआ एक छोटा हॉल, अंदर की ओर 3 कमरे और ऊपर के तल्ले पर बनी उनकी वर्कशॉप, जहां इस वक्त मिस्टर पकलर अपना चश्मा चढ़ाए हुए माचिस खोज रहे थे ताकि लालटेन जलाकर नीना की हालत देख सकें और अंदाजा लगा सकें कि उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। लालटेन जलाने के बाद मिस्टर पकलर ने डब्बे को खोला और अंदर रखी गुड़िया को देखा। उसे देखकर मिस्टर पकलर की आंखें नम हो गई। मिस्टर पकलर काफी भोले किस्म के आदमी थे और उन्हें अक्सर गुड़ियाओं की मरम्मत करते करते उनसे गहरा लगाव हो जाता था। जब गुड़िया ठीक हो जाती और उसे लौटाने का वक्त आता तो मिस्टर पकलर का मन ऐसे भर आता जैसे मानो कोई बाप अपनी लाडली बेटी को विदा कर रहा हो। मिस्टर पकलर के मुताबिक वे सभी गुड़ियाएं जो उनके पास लाई गई थीं, सिर्फ खिलौना नहीं थी, वे उन्हें जिंदा मानते थे। वे मानते थे कि गुड़िया इंसान से बहुत अलग नहीं है। वे इस तरह की सोच रखते थे क्योंकि अपनी ज्यादातर उम्र उन्होंने गुड़ियाओं के बीच ही बिताई थी। वे अपनी बेटी से अक्सर कहा करते, हम कैसे कह सकते हैं कि इन्हें कुछ महसूस नहीं होता? हमें इनका इलाज हल्के से और प्यार से करना चाहिए, है ना एल्जा? हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है इन गुड़ियाओं को कुछ फर्क पड़ता हो। क्यों? नन्ही एल्सा भी अपने पापा की भावनाओं को समझती थी। वो जानती थी कि पकलर के लिए दुनिया भर की गुड़ियाओं से ज्यादा प्यारी एल्सा खुद थी। मिस्टर पकलर को नीना से पहली ही नजर में लगाव हो गया। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उसकी सुंदर भूरी आंखें कुछ कुछ एल्सा से मिलती थी और एल्सा से ज्यादा मिस्टर पकलर किसी को नहीं चाहते थे। नीना की हालत भी कुछ ज्यादा ही खराब थी। देखकर ऐसा ही लगता था कि नीना को दुनिया में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसका रंग अभी भी साफ था। उसके बाल जहां सीधे होने चाहिए थे सीधे थे, जहां घुंघराले होने चाहिए थे घुंघराले थे। उसकी रेशमी ड्रेस भी नहीं लगती थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी दरार थी जैसे कोई तेज तलवार उस पर दौड़ गई हो। गहरा इतना कि अंदर के हिस्से का अंधेरा नजर आता था, लेकिन दोनों छोर पर घाव बिल्कुल तीखा था। जब मिस्टर पकलर ने नीना के चेहरे को हल्के से दबाकर दरार बंद करने की कोशिश की, तब दोनों सिरे आपस में घिसे और उससे एक कर्कश आवाज पैदा हुई। यह आवाज सुनने में दर्दनाक थी। नीना की पलकें हौले से हिली। ऐसा लगा जैसे उसे दर्द हुआ। मिस्टर पकलर के मुंह से निकला,
ओह, बेचारी क्या हालत हो गई है। उफ। जब कोई गुड़िया पकलर की वर्कशॉप में लाई जाती तो मिस्टर पकलर उसका नाम जरूर पूछते। कई बार लोगों को भी पता होता कि घर पर खेलते वक्त बच्चे उस गुड़िया को किस नाम से पुकारते हैं, और मिस्टर पकलर के पूछने पर वे उन्हें बता देते। मिस्टर पकलर को नीना नाम बड़ा पसंद आया। हर सूरत में नीना मिस्टर पकलर को पिछले कई सालों में मिली सबसे सुंदर गुड़िया लगने लगी। नीना मिस्टर पकलर के मन में घर कर गई थी। उन्होंने तय कर लिया कि नीना को पूरी तरह ठीक करेंगे, चाहे उसमें उनका कितना ही वक्त या कितनी ही मेहनत लग जाए। मिस्टर पकलर अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी देर बैठकर काम करते रहते। एल्सा उन्हें देखती रहती। वो बेचारी नीना के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीना के कपड़े बिल्कुल सही सलामत थे। नीना के अलावा दुरुस्ती के लिए आई हुई बाकी गुड़ियाएं जैसे भुला दी गई थी। वे सभी गुड़ियाएं नीना की ओर देखते हुए शेल्फ के एक कोने में पड़ी रहती, और मिस्टर पकलर अपना पूरा तजुर्बा इस्तेमाल करते हुए सोचते रहते कि ऐसी क्या तकनीक अपनाई जाए जिससे उस हादसे का कोई भी निशान नीना के चेहरे पर बाकी न रहे। और आखिरकार नीना का इलाज शानदार तरीके से हुआ। मिस्टर पकलर का शायद यह सबसे बेहतरीन काम था। हालांकि उनकी तेज नजरें अब भी नीना के चेहरे पर बाएं से दाएं जाता हुआ वो हल्का निशान देख पाती थीं। सिवाय इसके नीना का इलाज बिल्कुल ठीक तरह से हुआ था। सीमेंट ठीक तरह से सख्त होकर जम गया था। मौसम सूखा होने से उसके सूखने में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। मिस्टर पकलर जानते थे कि अब वे और कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे भी मार्था पिछले कुछ दिनों में 2 बार आकर पूछ चुकी थी कि काम खत्म हुआ था या नहीं, और हर बार मिस्टर पकलर ने यह कहकर टाल दिया था कि अभी कुछ जरूरी काम बाकी है। दरअसल उन्हें उससे दूर होने का दुख सताने लगा था। मिस्टर पकलर ने आखिरी बार मन भर के नीना की ओर देखा, जो उस वक्त मेज पर रखी हुई थी। पास ही भूरे रंग का डब्बा भी रखा था। एक पल को लगा जैसे वो डब्बा नीना का कॉफिन हो जो उसका इंतजार कर रहा है। मिस्टर पकलर ने नीना को उस डब्बे में रखा और उसे टिश्यू पेपर से ढककर डब्बे को बंद कर दिया। डब्बे को बांधने के विचार से ही उनका मन भर आया। अब वो उस गुड़िया की कांच सी गहरी और सुंदर भूरी आंखें कभी नहीं देख सकेंगे, और ना उसकी वो काट सी आवाज सुन सकेंगे जिसमें वो पापा और ममा बोलती थी। थोड़ा और समय नीना के साथ बिताने के लालच में पकलर ने अपने सारे औजार फिर से बाहर निकाले और हर औजार को देखकर सोचते रहे, लेकिन नहीं, नीना को और मजबूत बनाने के लिए अब किसी औजार का इस्तेमाल नहीं हो सकता। जितना मुमकिन था वो उतनी मजबूत हो चुकी थी। अगर ऐसा कोई देश हो जहां इस प्यारी गुड़िया को नुकसान पहुंचाने वाले वहशी बच्चे न हो, तो वहां नीना शायद सैकड़ों साल जिएगी। अचानक मिस्टर पकलर का दिल भर आया। वे अपनी कुर्सी से एक झटके में उठे और मेज से दूर हट गए। उन्होंने अपनी बेटी एल्सा को बुलाया और कहा, बेटा एल्सा, तुम्हें यह मेरे लिए करना ही होगा। मैं उसे इस डब्बे में जाते हुए नहीं देख सकता। वो कमरे की तरफ पीठ करके दूर के एक कोने में खिड़की से टिककर खड़े रहे और एल्सा ने वो काम शुरू किया जो मिस्टर पकलर नहीं कर पा रहे थे। वो अब भी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने भरी आवाज में पूछा, एल्सा, क्या
तुमने डब्बा बंद कर दिया तो फिर उसे ले जाओ। हाँ, अपनी हैट पहनो और जल्दी क्रैन्स्टन हवेली जाओ। जब तक तुम जाकर वापस नहीं आ जाती, मैं ऐसे ही खिड़की से बाहर देखते हुए खड़ा रहूंगा। एल्सा अपने पिता की इन कमजोरियों के बारे में अच्छे से जानती थी। हालांकि मिस्टर पकलर पहले कभी किसी गुड़िया से विदा लेते वक्त इतने दुखी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी एल्सा समझ सकती थी। मिस्टर पकलर ने दरवाजा बंद होने की आवाज आते ही कहा, जल्दी आना, दिन ढलने को है। तुम्हें इस वक्त घर से बाहर भेजना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूं बेटा। एल्सा के जाने के बाद मिस्टर पकलर वापस कमरे के बीच रखी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपनी बेटी के वापस आने का इंतजार करने लगे। सामने की मेज पर उन्होंने उस हिस्से को प्यार से छुआ जहां कुछ वक्त पहले नीना रखी हुई थी। उन्होंने नीना के हल्के गुलाबी चेहरे, उसके सुनहरे बालों के गुच्छे और कांच जैसी गहरी आंखों को याद किया। वो नीना को याद करते हुए मन ही मन उसे देख पा रहे थे। उन दिनों शामें लंबी हुआ करती थी। बसंत का मौसम था, लेकिन जल्दी ही अंधेरा छाने लगा और मिस्टर पकलर को हैरानी हुई क्योंकि एल्सा अभी तक नहीं लौटी थी। उसे गए लगभग 1.5 घंटा बीत चुका था और क्रैन्स्टन हवेली तक जाकर लौटने में इतना वक्त नहीं लगता था। उन्हें अंदेशा था कि शायद हवेली के बाहर एल्सा को काफी देर इंतजार कराया गया होगा। लेकिन जैसे जैसे खिड़की के बाहर अंधेरा घना होता गया, मिस्टर पकलर की घबराहट बढ़ती गई। वो अपने वर्कशॉप में परेशान एक छोर से दूसरे छोर पर चहलकदमी करते रहे। उनके दिमाग में अब नीना का नहीं बल्कि एल्सा का ख्याल था, उनकी प्यारी बेटी जो उनकी एकमात्र साथी थी। अगले कुछ मिनटों में न समझ आने वाला, परेशान करने वाला एहसास बुखार की तरह मिस्टर पकलर पर चढ़ा। आसपास के माहौल में जैसे ठंडक अचानक बढ़ गई थी। साथ में एक तेज इच्छा अकेले न रहने की। काश उस वक्त कोई उनके साथ होता, ऐसी इच्छा। दरअसल ये डर की शुरुआत थी। उन्होंने मन ही मन अपने को झिड़का कि वो एक नासमझ बुढ़े की तरह पेश आ रहे थे। अंधेरे में वो लगातार माचिस के डिबिया के बारे में सोच रहे थे। वो जानते थे कि माचिस इस वक्त कहां होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उसे वहीं रखते थे। पुराने टीन का बक्सा जिसमें अलग अलग रंगों की सील करने वाली मोम भरी रहती थी, उसके पास कोने में माचिस रखी होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं क्यों जब मिस्टर पकलर ने अंधेरे में वहां टटोला तो माचिस वहां नहीं मिली। एल्सा को जरूर कुछ हो गया था, अब उन्हें लगने लगा। और जैसे जैसे उनका डर बढ़ा, उन्हें लगा कि रोशनी होती तो वो जान पाते कि वक्त क्या हो रहा है। एक बार फिर उन्होंने अपने आप को नासमझ बुढ़ा कहा और अंधेरे में अपनी ही आवाज सुनकर कांप उठे। माचिस अब भी नहीं मिली। कमरे की तुलना में खिड़की के पास अभी थोड़ी धुंधली रोशनी थी, शाम खत्म होने के समय वाली रोशनी। अगर वहां पर नजदीक से देखा जाए तो वक्त पता चल सकता था। मिस्टर पकलर ने सोचा कि अलमारी में से माचिस बाद में भी निकाली जा सकती है। वो कुर्सी पर से उठे, मेज से अपने को अलग किया और कमरे को पार करने लगे। कोई चीज अंधेरे में उनका पीछा कर रही थी। एक छोटी सी खुटपुट हुई, जैसे फर्श पर नन्हे पैरों से कोई चल रहा हो। मिस्टर पकलर अचानक रुके
और सुनने की कोशिश करने लगे। उनके गर्दन के बाल डर के मारे खड़े हो चुके थे। शायद ये उनके दिमाग से निकली कोई आवाज थी। ना समझ बुड्ढा। वो 2 कदम और आगे चले, लेकिन फिर से वही खुटपुट की आवाज सुनाई दी। वे पलटे और खिड़की पर पीठ सटाते हुए पीछे की ओर हो गए। खिड़की के पल्ले चरमराए। मिस्टर पकलर के सामने अब हर तरफ अंधेरा था। सब कुछ शांत था। हवा में पेस्ट, सीमेंट और लकड़ी के बुरादे की महक मौजूद थी। मिस्टर पकलर की डरी हुई, कांपती आवाज आई। क्या क्या ये तुम हो एल्सा? एल्सा? हाँ? कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। मिस्टर पकलर ने अपनी कलाई ऊपर करके समय जानने की कोशिश की। जितना वो देख पाए उससे यह अंदाजा लगा कि लगभग 10 बजने को थे। वे पूरे घर में काफी देर से अकेले थे और उनका दिमाग दहशत में था। लंदन में इतनी रात को घर से बाहर गई एल्सा की फिक्र उन्हें और डरा रही थी। वे दरवाजे तक दौड़े और कुंडी टटोलने लगे। अब भी उन्हें अपने पीछे नन्हे पैरों के चलने की आवाज काफी साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजा खोलते हुए मिस्टर पकलर चीखे, कमबख्त चूहे! उन्होंने तेजी से दरवाजा बंद किया और महसूस किया कि कोई ठंडी चीज उनके कंधों पर चढ़ बैठी थी और कुलबुला रही थी। बाहर गलियारे में भी अंधेरा था, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपनी हैट खोजी और गलियारे से निकलकर बाहर आ गए। बाहर की हवा में उन्हें थोड़ा आराम मिला। घटती हुई रोशनी में भी घर के सामने का कच्चा रास्ता नजर आ रहा था। दूर सड़क से बच्चों के खेलने और हंसने की आवाजें भी आ रही थी। उन्हें लगा कि इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। एक पल को सोचा कि क्या उन्हें वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए और एल्सा का इंतजार करना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें अंदर महसूस हुए डर की याद आई। उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा अगर वो क्रैंस्टन हवेली जाकर वहां के नौकरों से पूछताछ कर ले। हो सकता है कि वहां की किसी नौकरानी को एल्सा पसंद आ गई हो और वो केक और चाय का लालच देकर कुछ देर एल्सा से बतिया लेना चाहती हो। मिस्टर पकलर पूरे रास्ते में अपने पीछे से आई हुई खुटपुट की आवाज सुनने की कोशिश करते रहे। हालांकि अब पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब वो हवेली के दरवाजे पर खड़े होकर नौकरों को बुलाने वाली घंटी बजा रहे थे तो मन ही मन खुद के डरपोक होने पर हंस रहे थे। उन्हें भरोसा था एल्सा यही होगी। चूंकि वो पीछे का दरवाजा था, दरवाजा खोलने वाला आदमी काफी निचले ओहदे का नौकर लगता था। उससे बात करने पर पता चला कि हवेली में कोई छोटी लड़की नहीं आई थी, ना ही उसे गुड़िया के बारे में कुछ पता था। मिस्टर पकलर ने दुखी आवाज में कहा, वो मेरी बेटी है और मुझे डर है कि उसे कुछ हो गया है। अब देखिए ना। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उस अदने नौकर ने दोहराया कि किसी छोटी लड़की का हवेली में मुसीबत में पड़ना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसी कोई लड़की यहां आई ही नहीं। मिस्टर पकलर को लगा कि उस नौकर को जरूर पता होना चाहिए। यही तो उसका काम था, आने जाने वाले लोगों के लिए दरवाजा खोलना। मिस्टर पकलर ने मिन्नत की कि उन्हें मार्था नाम की नौकरानी से मिलने दिया जाए जिसे वो जानते थे, लेकिन खूसट नौकर ने साफ मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब मिस्टर पकलर सड़क पर अकेले खड़े थे तो उन्हें खड़े रहने के लिए सहारे की जरूरत महसूस हुई। उनके पैर कमजोर पड़ रहे थे। बदन मानो 2 हिस्सों में बस टूटने को था, जैसे कोई गुड़िया कमर के ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में टूट जाती है। उन्हें पता था कि एल्सा को ढूंढने के लिए कुछ करना जरूरी था,
शायद इसी बात से उन्हें आगे चलते रहने की ताकत मिली। वो आसपास के मोहल्लों, सड़कों पर तेजी से चलते हुए ढूंढ रहे थे। बड़ी सड़क से होते हुए वे चलते रहे, इस उम्मीद में कि कहीं शायद उनकी बेटी ने जाते समय ये रास्ता लिया हो। पुलिस वालों से पूछा अगर उन्होंने किसी नन्ही लड़की को आते या जाते देखा हो। सभी ने तमीज से मिस्टर पकलर के सवालों का जवाब दिया, क्योंकि मिस्टर पकलर सभ्य दिखते थे, कोई आवारा शराबी नहीं। शायद इसलिए भी कि उनमें से कई पुलिस वालों की अपनी बेटियां थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी एल्सा को नहीं देखा था। रात के 1 बज चुके थे जब मिस्टर पकलर दोबारा अपने घर के दरवाजे पर पहुंचे, थके हुए और उम्मीद हारे हुए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे में चाबी लगाकर घुमाई, उनका दिल एक पल को रुक सा गया। अंदर गलियारे से वही खुटपुट की आवाज आ रही थी। नन्हे पैर फर्श पर चलते हुए, मानो वो आवाज मिस्टर पकलर के आने का इंतजार कर रही थी। उन्हें पता था कि ये सच है और वे कोई सपना नहीं देख रहे, लेकिन वे एल्सा के न मिलने से इतने दुखी थे कि उन्हें अब डर भी महसूस नहीं हो रहा था। उनके दिल में फिर एल्सा के न होने का दर्द उभरा और बदन में हर तरफ फैल गया। वे अंदर गए, अपनी हैट को अंधेरे में कहीं टांगा, अलमारी से माचिस और एक मोमबत्ती निकाली। निराशा और थकान में चूर मिस्टर पकलर अपनी कुर्सी पर बैठते ही लगभग बेहोश हो गए। उनका चेहरा सामने की ओर लटक गया और शरीर निढाल हो गया। मोमबत्ती की धीमी लौ उस हल्के उमस भरे कमरे में जलती रही। एल्सा, मिस्टर पकलर बेचैन होकर बड़बड़ाए, एल्सा, एल्सा। अपने ही मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनकर उनके कानों में एक दर्द उठता था जो अंदर आत्मा तक लगता था। हर बार जब उन्होंने उसका नाम लिया, मुमकिन था कि उसी पल एल्सा लंदन की किसी अंधेरी गली में दम तोड़ रही हो। उनके अंदर हताशा इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि कोई चीज उनके कोट के पिछले हिस्से को खींच रही थी। ये हरकत बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई चूहा कोई नर्म चीज कुतरता है। मिस्टर पकलर का ध्यान अगर उस तरफ जाता भी तो उन्हें लगता कि वो कोई चूहा ही है। झोंके से दबकर बस एक बिंदु बनकर रह गए। मिस्टर पकलर के हाथ सुन्न पड़ गए और चेहरा बेजान होकर हाथों पर टिक गया। उसी पल एक अजीब सी रेशम के कपड़े हवा में सरसराने जैसी आवाज आई। मिस्टर पकलर सीधे होकर बैठ गए। उनका ध्यान उस आवाज की ओर गया और वे बुरी तरह डर गए। तभी एक मशीनी आवाज उस अंधेरे में उभरी। पापा। मिस्टर पकलर दहशत में तेजी से उठे। उनकी कुर्सी पीछे की ओर गिर पड़ी और लकड़ी के फर्श पर एक तेज आवाज हुई। मोमबत्ती लगभग बुझने ही वाली थी। पकलर को यकीन था ये नीना की आवाज थी, उसी गुड़िया की जिसे पकलर ने अभी कुछ घंटों पहले ठीक किया था। वे 100 गुड़ियाओं की आवाज में भी नीना की आवाज पहचान सकते थे, लेकिन फिर भी उस आवाज में कुछ अलग था। उसमें एक किस्म का इंसानी लहजा था, तरसती हुई, मदद के लिए लगाई गई आवाज जैसा, एक जख्मी बच्चे की आवाज। मिस्टर पकलर ने इधर उधर देखने की कोशिश की, जो कि नामुमकिन लग रहा था क्योंकि उनका बदन सर से पैर तक ठोस हो गया था। उन्होंने पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से अपना सर दोनों ओर घुमाया, मानो किसी गुड़िया का सर हिला रहे हो। मोमबत्ती की बुझती रोशनी में एक झटके में कुछ भी देखना नामुमकिन था, लेकिन ध्यान से देखने पर आंखें अंधेरे में भी कुछ कुछ देख सकती हैं। उन्हें कुछ दिखने लगा।
उन्होंने नहीं सोचा था कि जितने डरे हुए वो कुछ पल पहले थे, उससे और ज्यादा डर भी उन्हें कभी लग सकता है। लेकिन असल में अब वो और ज्यादा डरे हुए थे। उनके घुटने उनका साथ छोड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कमरे के बीच में एक गुड़िया को खड़े देखा, हल्की रोशनी में भूतिया तरह से चमकती हुई। उसकी भूरी कांच जैसी आंखें पकला पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर बाएं से दाएं जाने वाला वो घाव का निशान भी था। ऐसे लग रहा था कि थोड़ी बहुत जो भी रोशनी कमरे में थी वो उस घाव के अंदर समा रही थी। उस गुड़िया की आंखें इंसान की आंखों की तरह जिंदा लग रही थी, जैसे एल्सा की आंखें। लेकिन पकलर को लगा कि उन आंखों से एल्सा नहीं, बल्कि गुड़िया ही उनकी ओर देख रही थी। और फिर एल्सा की याद ने उनके मन में दुख को पूरी तरह से भर दिया। डर के लिए कोई जगह नहीं बची। वो चिल्लाए, एल्सा, मेरी बच्ची। भूतिया गुड़िया हिली। उसका हाथ धीरे से ऊपर उठा और फिर एक मशीनी तरह से हिलते हुए अपनी जगह पर नीचे आ गया। उसने फिर कहा, पापा। इस बार उसकी मशीनी भाव शून्य आवाज में एल्सा के होने की गूंज और भी साफ सुनाई दी। जरूर एल्सा उन्हें कहीं से आवाज दे रही थी। मिस्टर पकलर का चेहरा सफेद पड़ चुका था, मगर घुटनों ने कांपना बंद कर दिया था। उन्हें लगा कि उनका डर कम हो रहा है। कहो बेटा, एल्सा, कहां हो तुम? बताओ मेरी बच्ची, कहां हो तुम? एल्सा, पापा। एल्सा। फिर वही रेशम के सरसराने की सी आवाज। उसकी आंखें दूसरी ओर मुड़ी। मिस्टर पकलर ने खुटपुट की आवाज करती उस गुड़िया को दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा। अचानक हवा चलनी बंद हुई और मोमबत्ती की लौ फिर से बड़ी हो गई। कमरे में रोशनी बढ़ी तो पकलर ने अपने को कमरे में अकेला पाया। उन्होंने अपनी आंखें मसली। सब कुछ साफ दिख रहा था। क्या ये कोई सपना था? लेकिन सपने में इंसान अगर बैठे हुए से उठ खड़ा होता है तो बीच में सपना टूटेगा ही। उन्होंने देखा कोने में पड़ी बाकी गुड़ियाओं को। उसमें से एक गुड़िया के पैर का दायां जूता गायब था। वही गुड़िया जिसके ड्रेस फिर सिलने का काम एल्सा कर रही थी। मिस्टर पकलर को पक्का यकीन हो गया था कि यह कोई सपना नहीं था और वो सब जो उन्होंने अभी होते हुए देखा वो असल में घट रहा था। उन्होंने खुद को संभाला, गिरी हुई कुर्सी को उठाया और एक बार खुद को ना समझ बूढ़ा कहकर कोसा। उन्हें घर से बाहर होना चाहिए था। सड़कों पर, अस्पतालों में, पुलिस स्टेशन में, हर जगह जहां कोई हादसा होने पर पता चलने के आसार। ये वो पल था जब पकलर ने फैसला कर लिया था। उस दर्द भरी आवाज को और नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। वे दौड़ते हुए दरवाजे तक गए और कुंडी खोल दी। अब वो गलियारे में थे और उनके पीछे वाले दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी। दूसरे छोर पर उन्होंने उसी भूतिया नन्ही गुड़िया को देखा जो गलियारे की अंधेरी छाया में भी साफ चमक रही थी। मिस्टर पकलर समझ गए, गुड़िया उन्हें डराने नहीं बल्कि रास्ता दिखाने आई है। जैसे ही गुड़िया दरवाजे से बाहर ओझल हुई, मिस्टर पकलर उसके पीछे दौड़ पड़े। घर के बाहर के कच्चे रास्ते से होते हुए सड़क के मोड़ के पार बेलग्रेव स्क्वायर पहुंचने तक पूरे वक्त वो छोटी भूतिया गुड़िया उनके कुछ दूर आगे हवा में तैरती रही। रास्ते में कई जगह सिर्फ अंधेरा था, कई जगह दूसरी रोशनी थी। कहीं गंदले हरे लैंप रास्ते को रोशन कर रहे थे। इन सब की छांव और रोशनी बारी बारी उसकी रेशमी फ्रॉक पर पड़ती और वो एक नन्ही बच्ची की तरफ फुदकते हुए आगे बढ़ती जाती।
मिस्टर पकला उसके जूतों की खुटपुट की आवाज को रास्ते पर चलते हुए भी सुन सकते थे। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी और मिस्टर पकला अपनी हैट और बाल जो हवा में उड़े जा रहे थे उन्हें संभालते हुए अपने चश्मे को नाक पर ऊपर करते हुए बेतहाशा उसके पीछे भाग रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहां जा रहे थे, ना उन्हें कोई परवाह थी। उनका मन जानता था कि वो ठीक रास्ते पर हैं। और आखिरकार एक सुनसान बड़ी सड़क पर एक साधारण लेकिन बड़े से दरवाजे के बाहर मिस्टर पकला आकर रुके। दरवाजे के दोनों तरफ 2 लैंप थे और एक पॉलिश किया हुआ ब्रास का हैंडल था जिसे उन्होंने खींचा और दरवाजे को खोला। अंदर जब दरवाजा खुला तो चमकदार रोशनी में सिर्फ गुड़िया की छाया दिख रही थी, जिसकी रेशमी ड्रेस हल्के हरे रंग में चमक रही थी। और एक और बार वो आवाज सुनाई दी। पापा। गुड़िया की छाया और ज्यादा चमकने लगी और उस चौंधियाने वाली रोशनी में भूरी आंखें खुशी से पकला की ओर देख रही थी। उसका गुलाबी चेहरा और सुंदर दिख रहा था, बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह। वो एक अस्पताल था जहां के वॉचमैन ने बताया कि एक लड़की यहां लाई गई थी लगभग 10 बजे के आसपास। सभी का मानना था कि वो बस बेहोश हुई है। उसके हाथ में भूरे रंग का कागज का एक डब्बा था जो उसकी पकड़ से छुड़ाना नामुमकिन था। उसके बाल गहरे भूरे रंग के थे और पूरी तरह बिखरे हुए थे। मिस्टर पकलर ने उन्हें बताया कि वो लड़की उनकी बेटी एल्सा है। उन्हें बच्चों के वार्ड में ले जाया गया जहां उन्होंने बिस्तर पर एल्सा को शांति से लेटे हुए पाया। वे एल्सा के मासूम चेहरे की ओर झुके और कई मिनट बस उसे देखते ही रहे। एल्सा ने अपनी आंखें धीरे से खोली और उसने कहा कि उसे पूरा विश्वास था कि उसके पापा उसे जरूर ढूंढ लेंगे। उस वक्त मिस्टर पकलर ने क्या कहा या क्या किया, उन्हें उस बात का कोई ध्यान नहीं था। उन्हें जो महसूस हो रहा था उसके सामने वो डर और दहशत कुछ नहीं थी जिसने कुछ देर पहले लगभग उनकी जान ले ली थी। एल्सा के साथ जो भी हुआ वो मिस्टर पकलर को सुनाने में लग गई। नर्स ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि कमरे में एल्सा के अलावा सिर्फ 2 और बच्चे थे जो आराम से सो रहे थे। एल्सा ने मिस्टर पकलर को बताया उन बुरे दिखने वाले गंदे लड़कों के बारे में जिन्होंने एल्सा से गुड़िया को जबरदस्ती छीनना चाहा। जब उसने मना किया तो उनमें से एक ने उस पर किसी चीज से हमला किया। एल्सा आगे की कहानी ठीक ठीक बता नहीं पाई। उसे बस याद था कि वो गिर पड़ी थी। फिर शायद वो बदमाश लड़के वहां से भाग गए और किसी भले आदमी ने उसे सड़क पर इस हालत में देखा, लेकिन तभी उसका चेहरा मुरझा गया। उसने मिस्टर पकलर को भरे हुए गले के साथ बताया कि नीना पूरी तरह टूट चुकी है। नर्स ने पास रखे बंद बक्से की ओर इशारा करते हुए बताया कि एल्सा ने उस वक्त तक बक्से पर की पकड़ ढीली नहीं की जब तक उसे पूरी तरह होश नहीं आ गया था। उसने पूछा, अगर मिस्टर पकलर बक्से को खोलकर देखना चाहते हो? फिर बहुत ध्यान से नर्स ने बक्से के ऊपर की रस्सी को खोला और ढक्कन हटाया, लेकिन नीना कई टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। बस उसका हल्का हरा फ्रॉक वार्ड में आती नर्म रोशनी में धीमे धीमे चमक रहा था और मिस्टर पकलर के कानों में कहीं दूर से आती एक आवाज गूंज रही थी,